जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए हमारी एक ही क्लास गुजरी थी, पहली क्लास। हमने एक शॉर्ट क्लास ली थी जिसमें ट्रिपल ए के हवाले से जितनी भी उसकी जो चीज़ें हैं कि पेपर क्या है, सिलेबस क्या है और तमाम चीज़ें। क्या नाम है आपका फिल वक्त जो हैदर, आप ऑनलाइन है, कैन यू प्लीज कंफर्म आपको आवाज़ स्क्रीन वीडियो क्लियर है? आपको आवाज़ वीडियो स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे हैदर, मेरे ख्याल में। तो उसमें जो है ना, मैंने एक लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था जिसमें मैं सारे जो है ना वो हैंडआउट्स वगैरह अपडेट कर दूंगा। सो अभी जो है ना फिल वक्त एक हैंडआउट मैंने उस लिंक में रख दिया है, आप उसको एक्सेस करके डाउनलोड जो है ना वो कर सकते हो। वो उसी से हम लोगों ने अभी पढ़ना है। अच्छा देखिए, जो हमारी पहली क्लास गुजरी थी, उस पहली क्लास में हमने क्या चीजें डिस्कस की थी? सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न। वी डिस्कस द पेपर पैटर्न। और पूरा का पूरा जो ट्रिपल ए का कोर्स है उसको हमने डिस्कस किया था, सही है, कि व्हाट ट्रिपल ए कोर्स इज अबाउट। और इसमें क्या क्या चीजें, क्वेश्चन नंबर क्या है, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड से मेरा मतलब ये है कि ट्रिपल ए के अंदर आपको क्वेश्चंस पहले से पता है कि ये क्वेश्चंस विल बी एग्जामिन, सही। दीज क्वेश्चंस विल बी एग्जामिन। तो उसमें वी हैड अ डिस्कशन ऑन सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ये प्रोफेशनल मार्क्स के हवाले से हमने कुछ बातचीत की थी कि हाउ द प्रोफेशनल मार्क्स विल बी एग्जामिन, ठीक है। तो प्रोफेशनल मार्क्स जो है ना वो आपके पास किस तरीके से एग्जामिन होंगे, इसके हवाले से हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। सेकेंडली, फिर उसके बाद अब हमने जो है ना आज एक टॉपिक स्टार्ट करना है। और मैंने एक लिस्ट इन लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास में, कि ये आपके पास ये पूरा सिलेबस है, ये तमाम चीजें। ये देखें, ये क्या लिखा था आपके पास? फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। पेपर इसका ट्रिपल ए का पैटर्न ये है, ये बेशक आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ये फाइल मिल जाएगी। कि क्वेश्चन इसमें एक सवाल आता है 50 नंबर का, और दो सवाल आते हैं 25 मार्क्स के, सही। और प्रोफेशनल मार्क्स आप लोगों ने, आई एम श्योर कि कोई ना कोई प्रोफेशनल का पेपर अटेंड किया होगा। एसबीआर पढ़ा है ना आप लोगों ने? एसबीआर 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 नहीं, एसबीआर पढ़ा वैसे होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज जो है ना वो कैरी डाउन होती है। क्योंकि F8 के अंदर जब हम लोग चीजें पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो अकाउंटिंग आ रही होती है वो मोस्टली F3 या कुछ हद तक F7। इस ट्रिपल ए में जो अकाउंटिंग आपको नजर आएगी वो एसबीआर लेवल की होगी। तो वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एसबीआर पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है? अच्छा जी, आप जरा आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देखिए, उसके बाद मैंने इनको बताया था फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास 50 मार्क्स का है, इसमें से 20 से 25 नंबर की रिक्वायरमेंट आ सकती है, नहीं आएगी। क्या टॉपिक के ऊपर है? रिस्क असेसमेंट। और ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि आपका पेपर पास या फेल होने में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखते हैं। देखो, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50। और 50 में से 25 नंबर एक टॉपिक के हैं, यानी कि 50% टू पास द एग्जाम, सही ना, 50 का 50%। और ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे, एथिक्स आएंगे। ये मैंने आपको 30 से 35 नंबर की रिक्वायरमेंट पहले से बता दी है, ये है। अब अगेन, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ ना कोई और टीचर के अंदर का केस क्या आएगा, सही ना, वो तो मुझे नहीं पता ना किसी को पता है। हाँ, द पॉइंट इज दैट कि रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 में पहला सवाल ही किस चीज का होगा? रिस्क का। और फिर मैंने जिक्र किया था प्रोफेशनल मार्क्स का। तो प्रोफेशनल मार्क्स थोड़ा सा आपको भी होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट अभी डाउनलोड किया था, वो भी मैं प्रिंट करके आप लोगों को दे दूंगा, उसमें बता दूंगा कि जो 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। देखिए, ये तो आपको पता है कि ये अलग अलग एग्जामिन नहीं होते, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। कि जैसे आसान लैंग्वेज में कहूँ कि जो सवाल की पंच लाइन है ना, वो इनको शो कर रही होती है। सवाल की मेजरली पंच लाइन है वो किसको शो कर रही होती है? इन स्किल्स को शो कर रही होती है। तो वो जब हम आंसर प्रॉपर ड्राफ्ट कर रहे होंगे, साथ साथ मैं आपको चीजें उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, सही। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज अबाउट द प्रोफेशनल मार्क्स। लेकिन अगेन, प्रोफेशनल मार्क्स के बारे में आपको पता है, कम्युनिकेशन है, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट है, एनालिसिस इवैल्यूएशन और कमर्शियल अक्यूमेंट है, ठीक है। एनीवेज, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था पहली क्लास में। और ये जितनी भी पहली क्लास है,
ये पहली क्लास वाला काम सारा रिकॉर्ड हुआ है, ये यूट्यूब पे लगा हुआ भी है, तबानीज अकेडमी की नहीं, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें जो पहली क्लास का काम था पूरा का पूरा ये उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली रिक्वायरमेंट, डेफिनेट रिक्वायरमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट। मैं आपको एक चीज याद दिलाता चलूं, पेपर F8 में क्वेश्चन आता था रिस्क एंड रिस्पॉन्स, रिस्क रिस्पॉन्स, यही आता था F8 के अंदर, ऑडिट रिस्क और ऑडिट रिस्पॉन्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास ऑडिट रिस्क तो होगा लेकिन उस क्वेश्चन के साथ उसका रिस्पॉन्स नहीं है। सिंपल एक रिक्वायरमेंट होगी कि इवैल्यूएट द रिस्क। क्या रिक्वायरमेंट है? इवैल्यूएट द व्हाट? रिस्क, खत्म। रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ रिस्क असेसमेंट है। और ये रिस्क असेसमेंट जो है ये आपके पास कितने नंबर का आएगा? ये कितने मार्क्स है? 20 से 25 नंबर। बाज दफा 25 नंबर का आया, बाज दफा 26 का भी आया, बाज दफा 22 नंबर का भी आया। मतलब ऑन एवरेज यू कैन अज्यूम 20 से 25 नंबर, यानी कि यू नो इट वेरी वेल। तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी, वो किसके ऊपर है? द टॉपिक रिस्क, राइट। चलें, वी आर फॉर्मली स्टार्टिंग अवर टॉपिक, ठीक है। अब ये जरा देखिएगा, ये ऑडिट साइकिल है। देखिए ऑडिट साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट होता है। अपॉइंट होने के बाद क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद क्या है? प्लानिंग स्टेज है। प्लानिंग स्टेज के बाद ऑडिट परफॉर्म होता है। क्या होता है? ऑडिट परफॉर्म। और उसमें दो चीजें हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा क्या है? सब्सटैंटिव। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है और दूसरा क्या है? सब्सटैंटिव। फिर उसके बाद आपकी रिव्यू स्टेज है, एंड देन क्या है आपके पास? ऑडिट रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग प्लानिंग स्टेज को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको स्टार्ट करें? प्लानिंग स्टेज को। सो अपने पास बाकी चीजें मैंने ये दूसरी कुछ और चीजें ये तमाम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा देखो, ये क्या हेडिंग क्या लिखी है? ऑडिट फर्म की हायरार्की। ऑडिट फर्म की हायरार्की में नीचे कौन है? जूनियर्स। फिर कौन है? सीनियर। फिर सुपरवाइजर, और ये आप हो। यू आर इन AAA। आप AAA में कौन हो? ऑडिट मैनेजर। फिर ऑडिट पार्टनर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं उस पेपर में आपका किरदार क्या है, रोल क्या है। आप लोग पढ़ते हैं F6 या TX ATX, क्यों पढ़ते हैं? ताकि भाई जितनी इनकम आपके है उसको गवर्नमेंट को बताना, और आपका रोल क्या होगा? अपनी इनकम को शो करना। आप पेपर SBR पढ़ते हैं, यानी कि FR और SBR, क्यों पढ़ते हैं? आपका किरदार ये है कि जिन लोगों से पैसा लिया ना, शेयर होल्डर, उनको साल बाद हिसाब देना है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट की सूरत में। सही, ये आपका किरदार है, ये आपका कैरेक्टर है। इसी तरीके से आप पेपर पढ़ते हैं FM या AFM, क्यों पढ़ते हैं? ताकि यार पैसा जो आया अब उसका करें क्या, किधर लगाए किधर नहीं लगाए। आप पेपर पढ़ते हैं PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5, क्यों? पूरे इदारे को मैनेज करने के लिए। आप F8 या ऑडिट पढ़ रहे हैं AAA, क्योंकि शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट राय कायम करना, कि वो ओपिनियन देना कि वो सही है या नहीं है। FS ऐसा ही कुछ है। AAA के अंदर आपका रोल क्या है? हु आर यू? 98-99% आप कौन होंगे इसमें? ऑडिट मैनेजर। अब देखो जरा, ये ना, ये प्रोसीजर्स अप्लाई करना। F8 में हम लोग ये होते थे सॉरी, F8 में हम लोग कौन होते थे? या तो जूनियर या तो सीनियर या तो सुपरवाइजर। AAA में आप कौन है? ऑडिट मैनेजर, यानी कि आप मैनेज कर रहे हो। किसको मैनेज कर रहे हो? पूरे ऑडिट को, पूरी फर्म को आप मैनेज कर रहे हो, जूनियर्स को आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। सो यू आर, आप अपना रोल समझिएगा कि आप, अच्छा जितना बड़ा ओहदा हो जाता है, जितना बड़ा आपके पास ओहदा हो जाता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बन जाती है ना, और उतनी बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है, और उसी मेंटालिटी से आपको वो रिक्वायरमेंट एग्जामिन होगी, ठीक है, उसी माइंडसेट से। जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बताई थी, एक F8 में 20-25 नंबर के सब्सटेंटिव आ जाता है, 15-20 नंबर के। बोलते केस होता है F8 में, वो बोलता है व्हाट इज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपने क्या प्रोसीजर लगाने हैं। उस वक्त आप पता है कौन होते हो? जूनियर होते हो। कौन होते हो? इस वक्त आप जूनियर नहीं हो, कौन हो? मैनेजर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यू गाइस आर द ऑडिट मैनेजर, मैं हारिस हनीफ ऑडिट जूनियर हूँ। कौन हूँ? जूनियर। तो प्रोसीजर कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। आई विल बी अप्लाइंग द प्रोसीजर, एंड हु आर यू? मैनेजर। मैं आपकी खिदमत में रिव्यू स्टेज में, कौन सी स्टेज में? रिव्यू स्टेज में मैं आपकी खिदमत में लाऊंगा प्रोसीजर्स। मैं आपको बोलूंगा यार ऑडिट मैनेजर, ये मैंने प्रोसीजर लगाया था और ये एविडेंस है।
ट्रिपल ए के अंदर आपका काम होगा मेरे लगाए हुए प्रोसीजर्स और मेरे कलेक्टेड एविडेंस को इवैल्यूएट करना। क्या करना? फिर आप यूं देखो, आप बोलोगे अच्छा तूने ये प्रोसीजर लगाया है, ये एविडेंस मिला है, ये मुनासिब नहीं है, जा दोबारा प्रोसीजर लगा कर। यानी कि व्हाट आर यू डूइंग? आर यू अप्लाइंग द प्रोसीजर? नो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इवैल्यूएटिंग द प्रोसीजर्स, यू आर इवैल्यूएटिंग द एविडेंस, यू आर इवैल्यूएटिंग द ऑडिट वर्क। मैनेजर हो, मैनेज कर रहे हो। मैनेजर काम नहीं करता है, मैनेजर गाइडेंस देता है, राह दिखाता है कि भाई ये काम ऐसे मैनेज करना है। फिर आप मुझसे सवाल करोगे तो यहां पर आपका जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। होता ये है, इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग फेज में टॉपिक रिस्क असेसमेंट। गौर से सुनना, आप ऑडिट पार्टनर नहीं हो। अच्छा, ऑडिट पार्टनर जो भाई है ना, ये जो हमारे ऑडिट पार्टनर भाई है, ये ऑडिट पार्टनर का काम क्या होगा भाई? इस ऑडिट पार्टनर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या देना? ओपिनियन देना। और वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हु आर यू? हु आर यू? यू आर द ऑडिट मैनेजर। आप ऑडिट मैनेजर हो गए, सही है। पार्टनर आपको ईमेल करेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर आपको क्या करेगा? ईमेल। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर आपको ईमेल कर रहा है। गौर से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर आपको क्या कर रहा है? ईमेल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं शुरू करने जा रहा हूं और पार्टनर ने आपसे कहा है ऑडिट मैनेजर, मैंने क्लाइंट एंटिटी से, क्लाइंट एंटिटी के फाइनेंस डायरेक्टर से बात कर ली है। ये आपको कौन ईमेल कर रहा है? पार्टनर आपको ईमेल कर रहा है। आपको जवाब भी किस तरह देना है? ईमेल की फॉर्म में। उसके 4 नंबर होते हैं प्रोफेशनल। खैर, वो प्रोफेशनल मार्क्स का भी मैं टच नहीं दे रहा। जब प्रोफेशनल मार्क्स आएंगे बता दूंगा कि आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो जो ऑडिट पार्टनर है, ऑडिट पार्टनर जो है ना, वो आपको एक ईमेल कर रहा है। आपको बोल रहा है ऑडिट मैनेजर कि क्लाइंट एंटिटी से मैंने अपॉइंटमेंट हो गई है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, आप मुझे ऑडिट का प्लान करके दो। क्या करके दो? तो मैनेजर क्या बना रहा है? प्लान। फिर वो आप प्लान बनाकर मुझे दे दोगे। मुझे बोलोगे अरे समीप तू जूनियर है, जब प्रोसीजर लगा के, मैं प्रोसीजर लगा के आऊंगा, आप चेक कर लोगे। ये आपका ऑडिट में ये इसकी वेटेज जो है ना वो काफी ज्यादा है इन चीजों की। सो यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द ऑल द वे, यू विल बी राइटिंग द प्रोसीजर with an intention not to apply, with an intention to ask your junior to apply. This is the thing. Anyways, पार्टनर ने आपको ईमेल की, पार्टनर आपको कह रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये बिजनेस का, ये पूरी तमाम चीजें आप प्लान करो। क्या करो? प्लान। तो इस वक्त आप है कौन? ऑडिट मैनेजर। और हम कौन सी स्टेज में आ रहे हैं इस वक्त? प्लानिंग स्टेज में। कौन सी स्टेज में आ रहे हैं जी? प्लानिंग स्टेज में। तो अपने पास जरा आ जाए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, और एक हेडिंग लिखिएगा अपने पास, प्लानिंग स्टेज। एक हेडिंग लिखिएगा, प्लानिंग स्टेज। एक हेडिंग लिखिएगा, प्लानिंग स्टेज। अच्छा, प्लानिंग स्टेज में ऑडिटर के बहुत सारे काम होते हैं। मैनी वर्क ऑफ ऑडिटर, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। वन ऑफ द टास्क इज रिस्क असेसमेंट। ये जरा गौर से सुनना बेटा, आपका एक टास्क क्या है? रिस्क असेसमेंट। वन ऑफ द टास्क इज रिस्क असेसमेंट। अब आप वन ऑफ द टास्क को तो छोड़े, हमारे लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। कम से कम 20 से 25 नंबर है ना, और 20 से 25 नंबर एक सिग्निफिकेंट वेटेज है पेपर की। सो इस वक्त हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करें एंड दैट इज द रिस्क असेसमेंट। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके पास क्या है जी? रिस्क असेसमेंट। आपके ऑडिटर के बहुत सारे काम है, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, प्लानिंग स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज आइजा 315। वो ना, द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपने पहले कंपनी को समझना है, और कंपनी के किसको समझना है? आपने एनवायरनमेंट को समझना है, ठीक है। कंपनी को समझना है, कंपनी के एनवायरनमेंट को आपने समझना है, ये तमाम चीजें। तो बहुत सारे काम है, और एक काम क्या है? रिस्क असेसमेंट, जो कि पेपर में कितने मार्क्स का आ रहा है? 20 से 25, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इधर आ जाए जरा, देखिएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आपके पास, हेडिंग इसी तरीके से बनाइएगा। एक है आपके पास रिस्क। रिस्क में दो चीजें हैं,
रिस्क आपके पास दो एंगल से निकलेंगे, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होगा बेटा आपके पास बिजनेस रिस्क। कौन सा रिस्क होगा? बिजनेस रिस्क। और दूसरा है नंबर 2 ऑडिट रिस्क। नंबर 2 क्या है? ऑडिट रिस्क। ये ऑडिट रिस्क भी दो एरोज में स्प्लिट होता है, ROMM, IRCR, और दूसरा होता है DR, यानी कि डिटेक्शन रिस्क। सही है? ये मेरे ख्याल में आपने नाम सुने सुना से लग रहे होंगे। सर सुने हैं, याद नहीं है। सर शुरू से पढ़ाना, ओके, नहीं भी बोलोगे तब भी शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बहुत बेसिक्स है। रिस्क के ऊपर सवाल आपके पास कंफर्म आएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि बिजनेस रिस्क पूछेगा या ऑडिट रिस्क पूछेगा या दोनों पूछेंगे, ये नहीं पता है। कितने ऐसे सवाल है बिजनेस रिस्क का नामो निशान नहीं है, डायरेक्ट क्या पूछा? कितने ऐसे सवाल है? पार्ट ए के दो पार्ट्स, पार्ट ए का पहला पार्ट बिजनेस रिस्क बताओ, उसी का दूसरा पार्ट क्या बताओ? ROMM। ROMM स्टैंड्स फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बस सर इतना ही याद है एब्रीविएशन, आगे आप बताना, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क। चले जी, नाउ लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला पॉइंट बिजनेस रिस्क। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज बिजनेस रिस्क। अपने पास एरो मार्क, सॉरी नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा बिजनेस रिस्क। बता देता हूं, इसमें आपकी एक प्रोफेशनल स्किल यूज होगी। कैन यू पीपल टेल मी के कौन सी प्रोफेशनल स्किल यूज होंगी? एनी आइडिया? कम्युनिकेशन तो नहीं होगी, कम्युनिकेशन तो नहीं होगी। कम्युनिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ रिपोर्ट के लिए होती है। कमर्शियल एक्यूमेन। दो टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनना। कितने टॉपिक्स हैं जहां पर कम्युनिकेशन, सॉरी, इस कमर्शियल एक्यूमेन का सेंस यूज होगा? और वो दो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 बिजनेस रिस्क और नंबर 2 होगा आपके पास ड्यू डिलीजेंस। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, खैर उसको छोड़े, ड्यू डिलीजेंस क्या है। बाकी ये दो स्किल्स जो है ना, ये स्केप्टिसिज्म और इवैल्यूएशन, ये प्रोसीजर्स में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि मैं आपकी खिदमत में प्रोसीजर और एविडेंस लाऊंगा, आप उसको इवैल्यूएट करोगे। उस वक्त कौन सी स्किल यूज होंगी? ये दोनों। क्यों? स्केप्टिसिज्म भी तो होगी। स्केप्टिसिज्म तो ऑडिट की रग रग में हर वक्त होना चाहिए, और दूसरा इवैल्यूएशन। सही, तो वो एक अलग स्टोरी है। इस वक्त आपकी जो कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब, अब ये बिजनेस रिस्क में कंटेंट तो है, कमर्शियल एक्यूमेन भी है, मैं साथ साथ ही बता देता हूं कि यार ये इसको अप्लाई कैसे करना है। सही है, चले जी, सबसे पहला पॉइंट तो बिजनेस रिस्क। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, देयर विल बी अ केस स्टडी एंड इट विल बी आस्क्ड टू यू इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क। क्या निकालना है? इवैल्यूएट द व्हाट? बिजनेस रिस्क। इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क ऊपर वाले केस में से। तो बिजनेस रिस्क क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं BR, बिजनेस रिस्क। भाई सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं आपको बताऊं, थिंक लाइक ऑनर, थिंक लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नहीं सोचना। अब सर ये बिजनेस रिस्क है क्या चीज? अभी बताते हैं आपको कि बिजनेस रिस्क क्या चीज है। देखिए बिजनेस रिस्क का मतलब होता है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिस्क? रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। सिर्फ रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट कैन गो रॉन्ग। बिजनेस को दफा करें, बिजनेस को छोड़ें, रिस्क, व्हाट इज रिस्क? व्हाट कैन, आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, व्हाट कैन गो रॉन्ग, फिसल सकते हो, गिर सकते हैं, सो इट्स अ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क क्या चीज है? बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, what can go wrong in the business
what can go wrong in the business and the risk that and the risk that and the risk that organization is not achieving its objectives. ये जरूर लिखिएगा, and that is that organization is not achieving its what objectives. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस रिस्क का मतलब ये है क्या गलत हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या गलत हो सकता है? किधर, कहां पे? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, इन द बिजनेस। सर क्या गलत हो सकता है इन द बिजनेस? यहां तक बात समझ में आती है? अब सेकंड पॉइंट जरा सुनिएगा, क्या गलत हो सकता है बिजनेस में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। देखो, बिजनेस रिस्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन थोड़ी सी लाइन लिखोगे तो वो एफएस रिस्क बन जाएगा, थोड़ी सी लाइन लिखोगे तो बिजनेस रिस्क बन जाएगा। एक अल्फाज जो है ना, वो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस वक्त मैंने आपको क्या कहा है, किसके बारे में नहीं सोचना। मैं आपको एक मिसाल दूं, वो मिसालें सारी हैंडआउट्स में लिखी हुई भी हैं जो अभी मैं आपको करा रहा हूं, इसको रीड नहीं करना। मैं फॉर एग्जांपल, मशीन नहीं चल रही, मेरी एक प्रोडक्शन मशीन है, चल नहीं रही, खराब हो गई है। बिजनेस रिस्क क्या है? एक्टिविटी। तो बिजनेस रिस्क क्या है कि सर आपकी मशीन खराब हो गई है, हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है वो डिले हो, लेट हो जाए, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो, कस्टमर नाराज हो जाएगा, काम धंधा नहीं चलेगा। दैट्स अ बिजनेस रिस्क। मशीन खराब हो गई, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या रिस्क है? नहीं। मशीन खराब हो गई सर, नहीं, सही कराने के पैसे नहीं है, ये भी बिजनेस रिस्क है। इम्पेयरमेंट। देखो, जब मैं आपसे कहूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब फॉरन आईएएस पर दिमाग जाना है। किस पर दिमाग जाना है? आईएएस आईएफआरएस पे। आपने बोला हारिस भाई आपकी मशीन खराब हो गई, तो आईएएस 36 तो कहता है इम्पेयरमेंट हो गई है, इम्पेयरमेंट लॉस होना चाहिए, रिस्क है कि तूने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं किया। आई बात समझ में? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। जब मैं आपसे कहूंगा, अभी नहीं, जब मैं आपसे कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपके जब भी मैं आपसे कहूँ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके दिमाग में आईएएस घूमना है। क्या घूमना है? आईएएस आईएफआरएस आपके दिमाग में घूमना है। यहां तक बात समझ में आती है? जब मैं आपसे कहूं बिजनेस रिस्क, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। आपने कारोबारी बन के सोचना है, सेठ बन के सोचना है, आपने, आपका अपना पैसा लगा हुआ है। सही है? अब सुने, बल्कि एग्जांपल से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बी आर है ना आपके पास, बी आर बिजनेस रिस्क, इसमें 3 चीजें निकलेंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है इसमें आपके पास फाइनेंशियल रिस्क। नंबर 1 क्या है जी? फाइनेंशियल रिस्क। नंबर 2 है आपके पास ऑपरेशनल रिस्क। नंबर 3 है आपके पास नॉन कंप्लायंस का रिस्क। Whenever I will be saying, whenever I will be saying business risk, that means I am impliedly saying 3 बातें। कौन कौन सा? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और तीसरा क्या लिखा? नॉन कंप्लायंस रिस्क। Whenever I will be saying ये वाली चीजें, तो आपके जहन में 3 चीजें आनी चाहिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और फिर क्या है? नॉन कंप्लायंस। यहां तक बात क्लियर होती है? क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट्स नेक्स्ट? देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, हेडिंग में लिख रहा हूं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोला मैंने? कौन सा रिस्क? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं जी? फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं भाई? फाइनेंशियल रिस्क आपके पास किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बता रहा हूं भाई, फाइनेंशियल रिस्क किसे कहेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनेंशियल रिस्क? आसान लैंग्वेज में, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? वर्किंग कैपिटल के इश्यूज हैं, मेरे एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, पैसा हमारे पास है नहीं, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, तो मेरे बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। F9 में पढ़े ना बिजनेस वैल्यूएशंस, तो मेरी बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी। सर डॉलर महंगे पे महंगा होता जा रहा है, तो हमारी इंपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है, हमारी फॉरेन
ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही क्योंकि एडवर्स मूवमेंट आ गई है करेंसी। ये नहीं लिखना कि डॉलर महंगा हो गया, वो समझ जाएगा कराची से है, ठीक है। तो आपने लिखना एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज, सही है। सो एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, पैसे की लिक्विडिटी, ये तमाम चीजें कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल। तो एग्जांपल के तौर पे जरा लिखिएगा कि आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपके पास एडवर्स मूवमेंट इन करेंसी एक्सचेंज। सर हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, पैसा नहीं है हमारे पास। सर हमारी, हाँ जी, हाँ जी, हमारी इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना वो बढ़ गई है। इन्वेंट्री डेज को हम ऑपरेशनल में डालेंगे, माल बिक नहीं रहा है, वो ऑपरेशनल में जाएगा। वो इसके लिए मैं रुकूं, इंपोर्ट ड्यूटी यार आपके पास बढ़ गई है, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल रिस्क में, इधर फाइनेंशियल रिस्क में जो हमारा ताल्लुक आएगा वो किससे आएगा, पैसों से आएगा। अच्छा, सेकेंडली इन भाई ने बोला यहाँ पर कि सर इन्वेंट्री डेज, यार माल बिकना, माल बिकना मेरे लिए क्या है, ऑपरेशनल है। माल बिक ही नहीं रहा तो ऑपरेशनल नहीं हो रहा ना, तो दैट्स एन ऑपरेशनल रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क में क्या चीज, अच्छा पेपर में अभी मैं आपको ड्राफ्टिंग स्टाइल बताता हूँ। बिजनेस रिस्क अगर आएगा ना पेपर में तो 8 नंबर का आएगा, 8 या 10 नंबर का, कितने का, 8 या 10 नंबर का बिजनेस रिस्क आएगा और 8 या 10 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क आएगा, तो मिला के 20-25 नंबर हो जाए, सही है ना। हो सकता है ना भी है बिजनेस रिस्क, हो सकता है आ भी जाए, ये मुझे नहीं पता। सर ऑपरेशनल रिस्क क्या है, सर ऑपरेशनल रिस्क ये है कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है मे नॉट एबल टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटीज। एग्जाम्पल बताएंगे क्यों नहीं हो सकती बिजनेस एक्टिविटीज, ऑपरेट नहीं हो सकती जी, क्यों नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही, मशीन अच्छी है ये हो ना। आप, मैं आपके सामने ना थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, शॉर्टेज ऑफ व्हाट, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या है, लेबर नहीं चाहिए। सर हमारे पास जो है ना वो मटेरियल की शॉर्टेज है। सर हमारे पास जो मशीन है ना वो नहीं हो रही, लेबर यूनियन स्ट्राइक पर बैठी हुई है, माल बिक नहीं रहा, ये सब ऑपरेशनल मसला है, ठीक है ना। आपके पास ये सारी चीजें। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपका जो है ना सस्पेंड कर दिया है, गवर्नमेंट ने सस्पेंडेड योर एक्टिविटीज क्योंकि आपने कानून तोड़ा था, है, गवर्नमेंट ने आके सील लगा दिया आपके बिजनेस के बाहर, ठीक है, पेंडेमिक था, ठीक है ना, कोविड वगैरह जो था आपके पास, पेंडेमिक डिजीज जो है, पेंडेमिक डिजीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई थी, कोरोना 2020 ऑपरेशनल रिस्क था पूरी वर्ल्ड के लिए, ठीक है। आपके पास अभी आप हमारे कंट्री की मिसाल ले लो, इंपोर्ट बंद हुई है फिर से दोबारा, आप पता है इंपोर्ट बंद हुई है दोबारा, पहले बंद हुई थी कुछ टाइम पहले, नहीं पता, कुछ टाइम पहले इंपोर्ट बंद हो गई थी पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट टेक ओवर के बाद इंपोर्ट बंद कर दी थी, फिर इंपोर्ट फिर खोल दी, अभी फिर बंद है। और अभी इतनी बंद है कि जो जो बिजनेस जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे डॉलेंस, एलसीज रुकी, एलसीज पता क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब फॉरेन कंट्री से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो सब मसले मतलब ये सब क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है ना। सो इंपोर्ट आपके पास सस्पेंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों सस्पेंड हो गई है। माल बिक नहीं रहा, ये ऑपरेशनल रिस्क है सारी चीजें, रिसीवेबल वाले पैसे नहीं दे रहे, है ना, वो फाइनेंशियल भी ऑपरेशनल दोनों है। अच्छा फाइनेंशियल रिस्क क्या है, पैसों की शॉर्टेज। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, रिसोर्सेज की, वसाइल की शॉर्टेज, ठीक है। वसाइल में पैसे मत ले आना, वो फाइनेंशियल रिस्क में कवर्ड हो जाता है। जी इज इट डन, ओके। नंबर 3 मैंने आपसे क्या कहा है, नंबर 3 आपके पास नॉन कंप्लायंस का रिस्क। नंबर 3 है जी आपके पास नॉन कंप्लायंस का रिस्क। अच्छा ये क्या चीज है, रिस्क ये है, देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी
is not complying with laws and regulations. That company is not complying. Company is not complying with laws and regulations. मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर आपकी कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करेगी तो बताएं व्हाट विल बी हैपनिंग, होगा क्या? फाइन लगेगा और सस्पेंड हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्टर्स को जेल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो एम्प्लॉयज की सेफ्टी वो फाइन में भी चला जाएगा, वो इम्पैक्ट आ जाएगा उस चीज का। जैसे आपको पता ना, थोड़े टाइम पहले के इलेक्ट्रिक के सीईओ को जज ने बुलाया था अदालत में, आपने देखा ना, वो बिजली जाने के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर, एंड द वेरी कॉमिक वो कॉमेडी सीन वाज दैट जज अदालत हाईकोर्ट ने उसको बुलाया था, हाईकोर्ट का मेरे ख्याल में, सुप्रीम तो नहीं होगी, हाईकोर्ट ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बड़े मामला डील करना है, होते तो वो भी सॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो अदालत ने बुलाया था इसको के इलेक्ट्रिक के सीईओ को, हियरिंग हो रही है कहाँ पे, कोर्ट में, क्या वो नहीं बिजली के बिल बहुत ज्यादा लगा के कर रहे थे जो, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ड्यूरिंग हियरिंग लाइट चले गई, अदालत भी लालटेन में चल रही है, तो उसमें जनरेटर में चल रही थी, सॉरी, तो ये भी सीन हुआ था। खैर एनीवेज, तो अच्छा मुझे इतना बताइएगा कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से कानून हैं? यार पूरा आप लोगों ने F4 नहीं पढ़ा था, इतने सारे कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ, ये इतने सारे कानून है आपके पास। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया आपके पास, आपने अभी एक मिसाल दी किस चीज की, सेफ्टी लॉ। जैसे हमारे पास देखो, आप लोग प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, आपको पता है पूरी बिजनेस का केस आता है ना। तो एक दफा एक केस था क्वारिंग इंडस्ट्री कहते हैं माइनिंग इंडस्ट्री, वो जमीन में खड्डा खोद के अंदर से आपने माइनिंग करनी है, कोयला निकालना है, डायमंड निकालना है, और वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा कानून चलता है? सेफ्टी लॉ, क्योंकि यार वो वहां पे इतनी सारी डेथ हो जाती है, इंजरीज हो जाती है। सो ये आपको ना पूरे बिजनेस के अंदर घुस के आपने चीजें जो है ना वो निकालनी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, सेफ्टी लॉ है, आपके पास सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है ना, ईटीसी करके लिख रहा हूं, कोई भी आपने कानून जो है उसको आपने ब्रीच कर दिया, सो दैट विल बी द थिंग। ये आपके पास जो है ना बेटा, इसमें चीजें नजर आ रही होती हैं, यहां तक बात क्लियर है? इतना सा टॉपिक है, अगर पेपर में आएगा ना बिजनेस रिस्क, तो 8 से 10 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? और बाकी की जो 20 नंबर की रिक्वायरमेंट्स है, 10 से 12 नंबर की होगी ROMM। तो फिलहाल मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर ही नहीं रहा आपको, मैं आपसे बात किस चीज की करने लगा हूं? बिजनेस की। अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, हमारी ये पहली दूसरी क्लास का इंपॉर्टेंट हेडिंग येलो कलर से, एंड दैट इज एग्जाम फोकस। ट्रिपल ए का पेपर, मैं ये समझता हूं प्रोफेशनल में इट इज द ओनली पेपर जो आप पूरा एग्जाम फोकस होके पढ़ते हो, और बहुत कंसाइज कोर्स है इसका। कितनी रिक्वायरमेंट्स तो मैंने कल बता दी थी आपको कि यार यही आएंगी, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के नंबर ही 30-35, उसके 10 नंबर प्रोफेशनल के 40, मतलब 60-70 नंबर तो वैसे ही बता दिए थे ये आएगा, सही है। फिर भी सर इसका पास रेट इतना कम क्यों है? सीधी सी बात ये मैं आपको बताऊं, नॉलेज इज नॉट एन इशू इन दिस पेपर, आई बिलीव सो। क्योंकि असम्पशन क्या, बच्चे ने SBR भी पढ़ा हुआ है, SBL भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, F8 पढ़ा हुआ, आपने पार्ट 2 पढ़ा है यार, पूरा पार्ट 2, वो बच्चे थोड़ी है सब चीजें पढ़ी है। द ओनली थिंग हम रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पा रहे शायद, द ओनली थिंग विच आई एनालाइज, समझ पा रहे तो उस लेवल का राइटिंग नहीं हो पा रही, उस लेवल की आंसर की जार्गन्स नहीं हो रही, उस लेवल का कनेक्शन नहीं हो रहा। इतने लंबे लंबे आंसर लिखे, काम की बात नहीं है। कितने मैंने आंसर देखे, छोटे आंसर है, पूरे नंबर होने, काम की बात है। रेलिवेंट एंड कंसाइज होनी चाहिए आपका आंसर, ऐसा होना चाहिए, अभी आपको झलक नजर आ जाएगी थोड़ी देर में, कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो सामने बंदा बैठा है, एक लेमैन आदमी पढ़ रहा है ना, उसको समझ आ रही है बात। तो वो प्रोफेशनल एलिमेंट शायद थोड़ा सा इसमें कम होता है। हाँ, लेंथी एलिमेंट तो है पेपर का, कोर्स का नहीं। किसका? क्योंकि 3 घंटे इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं यार, वो पढ़ना और फिर वो तमाम चीजें, तो ये सारी चीजें। एनीवेज, एग्जाम फोकस, यार एग्जाम फोकस में आपको मिलता है एक केस, ठीक है ना। एग्जाम फोकस में आपको क्या मिलेगी जी? एक केस स्टडी मिलेगी, और उसकी जरा रिक्वायरमेंट सुनना। रिक्वायरमेंट ये है, आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, द
जी क्या बोला, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द व्हाट बिजनेस। लिखिएगा जरा, ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क। और आपकी जो आंसर ड्राफ्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए। इधर मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, शायद आप समझ जाओगे क्या बोलने का मेरा मकसद क्या है। जी ये क्या लिख दिया मैंने, क्या मतलब इस सवाल में कौन सी स्किल चाहिए, कमर्शियल एक्यूमेन होता क्या है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, सुने लास्ट टाइम भी ये क्या था, उससे पहले भी प्रॉपर 1 घंटा लगा के ना इन चारों स्किल्स को डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में उसका मैं अलग से हैंडआउट दूंगा, अलग से हैंडआउट भी दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों के पास वो हैंडआउट पहले कभी आया था या नहीं, मैंने इसको कहाँ रख दिया है, ये रहा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये सब। ये हैंडआउट मैं आप लोग को दूंगा और इसी से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हैंडआउट मेरा तैयार किया हुआ नहीं है, ये हैंडआउट एसीसी की तरफ से है। ये देखें एसीसी का लोगो लगा हुआ है, और ये है प्रोफेशनल स्किल्स। ये एक पेपर है, प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में समझाया क्या है। ये हो गई जनरल स्किल क्या होती है। फिर उसके बाद ये देखो, ये लंबी कर रहे हैं यहाँ पे, ये है एपीएम के लिए क्या होगा, किसके लिए, एपीएम के लिए क्या रेलिवेंसी है, ये क्या लिखा हुआ है। एएफएम के लिए ये चीज कैसे अप्लाई होगी, ये क्या है, ट्रिपल ए के लिए। तो ये मैं आपको दूंगा ना डॉक्यूमेंट कट करके, एक ये वाला ट्रिपल ए वाला और ये 2 पेजेस में, कि हाउ विल इट विल बी अप्लाइड फॉर ट्रिपल ए पेपर। आई बात समझ में। शुरू में इसने आपको चारों को बता दिया है कि कमर्शियल एक्यूमेंट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इस वाले पेज में क्या बताया किस पे अप्लाई होगा, ट्रिपल ए पर कैसे अप्लाई होगा ये चीज। यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है। इधर सुनो, तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी चीज, ये क्या लिखा है, कमर्शियल एक्यूमेन क्वेश्चंस आर चाहिए, वो कैंडिडेट्स में बी आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कमर्शियल एक्यूमेन बाय क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग द व्हाट बिजनेस। यानी कि तुम्हें खुद बता रहा है कि ट्रिपल ए में यहाँ पे आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो। तो ये मैं आपको खैर उधर बाद में बताऊंगा। और इसमें एक और टॉपिक भी आएगा, वो इसमें शायद नहीं लिखा होगा, एक और टॉपिक भी आएगा, वो ड्यू डिलीजेंस। क्या चीज है, ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। चले अगर थोड़ी सी बात इसमें कर ही लेता हूं, मैं थोड़ी सी बात इसमें कर लेता हूँ 2 मिनट के बाद, सिर्फ इसी पे करूंगा, किसके ऊपर, बाकी नहीं। बाकी एक प्रॉपर एक टाइम लगाऊंगा कि मैं अभी हम आधा 1 घंटा सिर्फ इसके ऊपर बात करें। और ये मोमेंट जब आएगा जब हम एक आध टॉपिक पढ़ लेंगे, तो पता तो हो टॉपिक क्या और उसको स्किल में कैसे अप्लाई करना है। चले जी खादिन हजरात, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपके पास ये इसकी आंसर की ड्राफ्टिंग है। देखो यू विल बी हैविंग अ केस स्टडी, आपको क्या मिलेगा, केस स्टडी। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट बताइए ना, बिजनेस रिस्क। क्या निकाले, आंसर ड्राफ्टिंग में आपको क्या लिखना है। देखिए आंसर ड्राफ्टिंग में आपको लिखना है मैटर, मैटर के साथ आपने लिखना है रिस्क, और रिस्क के साथ आपने लिखना है उसका इंपैक्ट। मैटर लिखना है, रिस्क लिखना है, और उसका क्या लिखना है, इंपैक्ट। बेटा मैटर जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। रिस्क में क्या होता है बेटा, रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग। और ये चीज क्या लिखी हुई है आपके पास, इंपैक्ट। क्या लिखना है आपके पास, इंपैक्ट। अब मेरी बात सुने, पैसा नहीं है आपके पास, वेट करना एक सेकंड, 1 मिनट रुकना, पैसा नहीं है, इंपैक्ट क्या होगा, पैसे नहीं है आपके पास, कंपनी में कैश 0। पिछले साल कैश था $100, मिलियन सीरियल लगा लेना, इस साल हो गया 1 मिलियन। पहले 100 मिलियन था, अब कितने, पैसा नहीं है आपके पास, पहले 100 था, अब कितने, 1। तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी, हाँ, नहीं नहीं कैश नहीं है आपके पास, नहीं लोन तो जब ही देगा ना जब कैश नहीं है, लोन को हटा दें। आपके पास पैसे कल बहुत थे, आज पैसे कम हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी आपको, गोइंग कंसर्न के इशू। और नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा रिस्क बढ़ गया, ये रिस्क है, इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज वेट करना जरा, हर पेपर में
हर पेपर में, इन एवरी एसीसी पेपर, खासतौर पे प्रोफेशनल में, चाहे वो एसबीएल हो, चाहे वो एसबीआर हो, चाहे वो ये ट्रिपल हो, कोई भी हो, बच्चे ये नहीं लिख पा रहे। ये क्या लिखा है? क्यों? क्यों का आंसर क्या होता है? तुम्हें क्या बतानी है? रीजंस बतानी है, क्यों ये काम कर रहा हूं। आप प्रोसीजर लिखते हो ना, ऑडिट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट द एसेट्स, पूरा नहीं, इंस्पेक्ट द एसेट टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस। मैं काम क्यों कर रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्या चीजें इंपैक्ट। हम लोग व्हाट लिख लेते हैं, हम लोग वाई नहीं लिख पा रहे, वाई और उसका फ्यूचर में इंपैक्ट क्या है। एनीवेज, इस चीज को मैं आपको बताऊं, देखो इंपैक्ट बता रहा हूं, इंपैक्ट इतना बच्चों वाला है। इंपैक्ट में सबर, इंपैक्ट में नंबर वन आपको बात लिखनी है। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊं, आप थोड़े से मल्टीपल इंपैक्ट्स बताना। क्या बताना बेटा? मल्टीपल इंपैक्ट्स, मेरा मतलब है एक से दो। और इंपैक्ट पता है क्या बताना, सुनो एक मिनट, आपने बताना है नेगेटिव इंपैक्ट। क्या बताना है? नेगेटिव इंपैक्ट। वेट करो, वेट। नेगेटिव इंपैक्ट आपने पता है किसमें बताना है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में, दोनों। फ्यूचर को मैं स्टार लगा रहा हूं। आपको पता है मैंने आपको कमर्शियल एक्यूमेन भी बता दिया। कमर्शियल एक्यूमेन पता है क्या है? काम धंधे का आज क्या नुकसान है और कल क्या नुकसान होगा। मिसाल, इधर पैसा नहीं है आपके पास, एक्सक्यूज मी, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको? सैलरीज नहीं दे पाओगे, बिजली का बिल नहीं दे पाओगे। सैलरीज नहीं दे पाओगे तो अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे कंपटीटर के पास, हाँ है ना। सप्लायर को पेमेंट नहीं दोगे, रेपुटेशन खराब हो जाएगी फ्यूचर में। पैसे नहीं है यार, इधर हजारों मसले आ जाएंगे पैसे से। आपने एक से दो इंपैक्ट्स लिखने, प्रेजेंट में और किसमें, फ्यूचर में। और कमर्शियल एक्यूमेन, यार कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब पता है, बिजनेस सेंस रखना। और बिजनेस लीडर कौन है? जो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का विजन रखता है, यस और नो? दैट इज द थिंग। तो आपको उस विजनरी एस्पेक्ट में सोचना है। और ये सारी चीजें लिखने के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। अब एक सेकंड वेट करना, ये जरा देखो, कमर्शियल एक्यूमेन में आपको पढ़ा ही देता हूँ, सिर्फ कमर्शियल एक्यूमेन है, ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहे। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, कैंडिडेट्स, ये मैं आपको हैंडआउट दूंगा, हाँ? अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, समझ को उसको मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूँ। इधर देखिए भाई, कमर्शियल एक्यूमेन कहाँ यूज हो रहा है, जल्दी बताए। बिजनेस में। ये क्या लिखा है? फैक्टर्स, बल्कि इधर आ जाओ, इन द ऑडिट प्लानिंग स्टेज। कौन सी स्टेज में? हम प्लानिंग स्टेज में है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द कंपटीशन ऑन व्हाट, फ्यूचर बिजनेस। फ्यूचर पे बहुत फोकस है। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइंट में हाईलाइट इशू रिगार्डिंग द फ्यूचर ट्रेडिंग सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द बिजनेस बट कंसिडरेशन इट बी गिवन। ये करंट ऑपरेशन को खराब करेगी। मिसाल, एक कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है, मैंने बोला हम अपनी ब्रांच तो ना मल्टीपल शहरों में खोल रहे हैं। बिजनेस रिस्क क्या है? नंबर वन, मेरा रुझान एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से डाइवर्ट हो सकता है, रनिंग काम खराब हो जाएगा। और हो सकता है फ्यूचर में जिस नए शहर में आप ऑपरेट करो उधर के अलग चैलेंजेस हो, आप डील नहीं कर पाओ। ये कमर्शियल सेंस है। नीचे वाला फिलहाल आप ना पढ़ो, छोड़ो, बस नीचे वाला फिलहाल आपने अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। आपने ये 3 चीजों का कलेक्शन बनाकर लिखना है, अच्छी सी प्रोफेशनल जार्गन्स के साथ, अच्छे से प्रोफेशनल टच के साथ आपने चीजें लिखनी है कि लगे कि हाँ भैया पार्ट 2 का बच्चा नहीं, पार्ट 3 का बच्चा कोई चीज लिख रहा है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कॉपी कीजिएगा जरा, प्रोसीड विद द नेक्स्ट। मार्केटिंग स्कीम के साथ बताऊंगा ना। जैसे अगर 10 नंबर का सवाल आता है तो 5 बिजनेस कितने खत्म। जब हम 5 पेपर कर रहे होंगे ना तो साथ साथ ही, भाई ये पॉइंट है, फॉरन मार्केटिंग स्कीम खोल के देखे ताकि इसको साथ साथ आप उसको निकल चुके, आगे पीछे ना हो।
वो लिख लिया आपने, चलो उसको दे रहने, मैं ले लेता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब जरा सुने, अब हम लोग आ रहे हैं अपने हैंडआउट में, और जो हैंडआउट आपके सामने इस वक्त है उसके कितने पॉइंट्स हैं देखना, आगे पीछे कितने पॉइंट्स हैं, 6। और इधर आ जाए जी। जी आपके पास है ना, ये एक हैंडआउट नजर आ रहा होगा, ये सॉफ्ट कॉपी में मैंने रख दिया है। ये आपके पास 1 मिसाल, 2 मिसाल, 3 और 4, सही है। और ये एग्जाम्पल्स मैंने पता है कहाँ से लिए, 2-3 पास पेपर की चीजें उठा के लिख दी है, सही है। मतलब घर की बनी हुई नहीं है, पास पेपर की बनी है। तो पास पेपर्स में से मैंने एक स्टेटमेंट उठाई, क्लास प्रैक्टिस। क्यों, अब डायरेक्ट इतना बड़ा सवाल तो नहीं होगा ना, पहले एक टॉपिक प्रिपेयर करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इस तरह प्रिपेयर कराऊंगा ऑडिट रिस्क का। तैयार हो गए? चल भाई, अब आ जाए सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कोई नया सवाल। तो सिस्टम क्या है, ये जितनी भी एग्जांपल्स है मैंने पास पेपर्स की एग्जांपल्स उठा के लिख दिए। हाउ टू राइट द थिंग्स, देखें, द कंपनी हैज टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मैटर है, और ये आपको क्या लिखना है जी, बिजनेस रिस्क। मुझे जगह खाली है, इसी में लिखेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है और जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, हाँ ये मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लाइव क्लास भी नहीं ले रहे हो, कह रहे भाई हम कल रात को रिकॉर्डिंग देखेंगे जॉब की वजह से। अच्छा जी, क्या है मसला इसमें जी, कंपनी हैज व्हाट, टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का IS2 का नहीं सोचना प्लीज। कारोबार, काम धंधा, यू आर ए डायरेक्टर, ऑनर, मैनेजर जी, ऑब्सोल्यूशन, भाई बहुत ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, क्या नुकसान होगा? पड़ा पड़ा माल ऑब्सोलीट हो सकता है, खराब हो सकता है, इससे इससे नुकसान क्या है, इंपैक्ट क्या होगा? कैश भी स्टक हो जाता है। जरा सुनना एक मिनट, मैटर क्या है, मैं आपको जरा यूं समझाऊं बच्चों वाले तरीके से। मैटर क्या है, मैटर टू मच इन्वेंट्री, जो क्वेश्चन मिलेगा वो उठा के लिख देना है। व्हाट इज मैटर, टू मच इन्वेंट्री। रिस्क क्या है, खराब हो सकती है, चोरी हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है। खराब होने को डिटेरियोरेशन कहते हैं, कपड़े पहनते हैं आउट ऑफ फैशन, इज एन ऑब्सोलीट। इंपैक्ट क्या होगा इसका, इंपैक्ट, इंपैक्ट ये होगा कि भाईजान इस होल्डिंग कॉस्ट की बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। और अगर मैंने ये पैसे देके खरीदे हैं, और इफ कलर जरूर लिखें, और अगर आपने पैसे देके माल आपने परचेस कर लिया और माल बिक नहीं रहा, इसका मतलब योर दिस इज द साइन ऑफ पुअर वर्किंग कैपिटल। अल्फाज लिखना ना, वर्किंग कैपिटल हमें लगे F9 पढ़ के आया बच्चा, पुअर वर्किंग कैपिटल, जिसकी वजह से आप शायद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लूज कर सको। पैसा देके माल खरीद के रख दिया, बिक नहीं रहा, पैसा कहीं और लगा था, इन्वेस्टमेंट आ जाती। तो ये क्या है, ये कर लेता, ये हुआ है, और फ्यूचर में मुझको ये नुकसान होगा। दैट इज द कमर्शियल एक्यूमेन, दैट्स इट। और ये जो की जार्गन्स आप यूज करोगे ना, वो कमर्शियल एक्यूमेन को टच दे देगा। क्या भाई लगे कि कोई कारोबारी आदमी, जैसे मिसाल, अबे यार कैश कैश देके पैसे फंसा लिए, माल बिक तो रहा नहीं है, अगर ये पैसा मैं फलानी जगह लगा लेता तो आज इतना रिटर्न मिल जाता, और फ्यूचर में माल बिकेगा नहीं तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स भी गए। तो ये कारोबारी हैसियत से आपने सोचना, बस चले जी, लिखना शुरू करते हैं इसको। आप मुझे ना सब बताएंगे ये कि भाई ये नुकसान हो सकता है, एंड ट्राई टू राइट एक से ज्यादा इंपैक्ट, एक इंपैक्ट ना लिखना, एक से ज्यादा लिखना, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पता है क्या डिस्कशन, लेकिन फिर एक मसला है, इसको पाकिस्तानी स्टडीज की तरह ऐसे भी नहीं लिखना शुरू कर देना धड़ाधड़ इतना। हाँ, ये कितने नंबर के लिए लिख रहे हो, फॉर 2 मार्क्स, एंड ट्राई टू फास्टन योर टाइपिंग स्पीड, वो हम उसको बाद में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, यहाँ पे आपके पास द कंपनी हैज too much closing inventory, the company has got too much closing inventory, and मुझे इतना बताइएगा, and there is a risk, ये मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये मैटर है, दूसरा क्या है, रिस्क है, और उस रिस्क की वजह से इंपैक्ट क्या होगा। देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री में, ये इंपैक्ट लाजमी लिखे। हाँ, अगर आपने इंपैक्ट नहीं लिखा ना तो कमर्शियल एक्यूमेन गया। इंपैक्ट ही तो ये है ना, इंपैक्ट ही तो ये है। देयर इज अ रिस्क दैट inventory may become obsolete या deteriorated। आपके पास क्या, ऑब्सोलीट हो सकती है, डिटेरियोरेट हो सकती है, और इट मे इवन बी थफ्टेड।
एंड इट मे इवन बी व्हाट थेफ्टेड। ये आपके पास क्या हो सकती है, चोरी भी हो सकती है ना यार, पड़ा पड़ा माल। एज अ रिजल्ट, इंपैक्ट पे थोड़ा तवज्जो ज्यादा देना, क्योंकि एक लीडर, एक विजनरी चीज यही है कि जो मैं कर रहा हूं ना, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए बात करनी है आपने, ठीक है ना। प्लीज साथ साथ लिखना शुरू करें ना, सर लिखना शुरू करें साथ साथ शीट के ऊपर। शीट मैंने दे दी ना, ठीक है। अब मुझे इतना बताएगा एज अ रिजल्ट आपके पास हो सकता, क्या सकता है एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज या नहीं, विल नहीं, विल नहीं, क्या लफ्ज यूज करना है, मे बी। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा ऊपर, ये देखिएगा, ये क्या लिखा मैंने, विल नहीं लिखना, क्या लिखना है, ऐसा होगा नहीं, हो सकता है। रिस्क का मतलब क्या है, हो सकता है, कंफर्म बात नहीं करना आपने। होल्डिंग कॉस्ट कुड बी इंक्रीज्ड, होल्डिंग कॉस्ट मे बी इंक्रीज्ड, रिजल्टिंग इन व्हाट, लोअरिंग डाउन द प्रॉफिट्स, ठीक है ना। इससे आपका जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। फर्दर मोर, आगे मैं लिख रहा हूं इन एडिशन या फर्दर मोर, इट इज द सिग्नल ऑफ poor working capital management, it is a signal of poor working capital management, and if cash is stuck in inventory, अगर आपका कैश स्टक हो गया कहां पर, इन्वेंट्री में, then possibility of losing the opportunity income by investing elsewhere. मैं तो हमेशा ये ट्रिपल में ना, बल्कि सब पेपर में कहता है एग्जामिनर के आंसर जरूर पढ़ा करें, यानी कि किट के आंसर, और किट के आंसर बहुत बड़े होते हैं। आपने पढ़ा कभी किट के आंसर, बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। ये क्या है, ये तो पूरा ऐसे लिख रहा है। और मैं आपको हकीकत बात बताऊं, ये मैंने तो पता नहीं ये एसीसी के कितने सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, मुझे तो खुद भी याद नहीं है, जो जो टीचर्स के लिए स्पेशल होते हैं। एक इवेंट की खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, खुद एसीसी वालों की जबानी, कि जो एग्जामिनर के आंसर होते हैं ना, बच्चों को उस लेवल पे नहीं सिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर के आंसर बहुत आइडियल होते हैं। आपने, और एग्जामिनर खुद भी कहते हैं, आपने मार्किंग स्कीम से सिखानी, किससे। उसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, टेक्निकल आर्टिकल होते हैं। एक टॉपिक था रिस्क का ही, पता नहीं बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क ध्यान में नहीं है, उसमें एग्जामिनर ने टेक्निकल आर्टिकल में वही चीज आंसर लिखी थी, सपोज 4 लाइनों में, कितने लाइनों में, टुकड़ों टुकड़ों में, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर। और जब मैंने उसी का आंसर भी देखा तो आंसर इतना बड़ा लिखा, क्योंकि वो आंसर पूरा एक आइडियल आंसर है। हमने अटेनेबिलिटी की तरफ जाना है, बात समझ में, हाँ यार बात समझ आ रही है इस तरह। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर की फ्रेमिंग करनी है, सही है, कॉपी करने से। हाँ, व्हेन यू विल टाइप, तो ये आपके पास 4 लाइनों में आएगा। ये तो आप राइटिंग फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको नॉर्मल टाइपिंग प्रैक्टिस पे लेकर जाओ, 4 से 5 लाइनें हो जाएंगी आपकी, 3-4 लाइनें पूरे आंसर के ऊपर, पूरे आंसर की क्लैरिटी के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि 5-10 नंबर है, बिजनेस निकालो, अंडरस्टूड है कितने पॉइंट्स हैं, 5, 2 नंबर का है ना, 5 पॉइंट्स है। तो 5 पॉइंट्स के अंदर कमर्शियल एक्यूमेन के 5 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो वो ये देखेगा इन 5 पॉइंट्स में इसने बिजनेसमैन की सोच से कितना किया ओवरऑल। जैसे इसमें मैं आपको नहीं दे सकता प्रोफेशनल मार्क्स, इन 6 के 6 के ऊपर डिपेंड करेगा यार, ये इसने पूरे इस सिनेरियो को किस तरह, किस बिजनेस माइंडसेट के साथ एवेल्युएट किया है, बस उस तरह प्रोफेशनल मार्क्स आते हैं। इज इट डन? अब आ जाए नेक्स्ट, मुझे बताइएगा नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है, अभी मैं एक ही कलर से लिखूंगा, ठीक है। मुझे बताइएगा क्या मसला, क्या मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्या मसला है, मसला क्या है, मशीन परफॉर्म नहीं कर रही, तो मसला है।
रिस्क क्या है? प्रोडक्शन लेट भी हो सकती है और ना भी हो, प्रोडक्शन लेट भी हो सकती है, प्रोडक्शन हो भी नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्शन ना हो, क्वालिटी खराब हो सकती है। ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है। नहीं, मशीन खराब है, नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन नॉट परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, इसमें एक और चीज ये होती है कि अगर आपने मशीन को ठीक नहीं किया तो आपकी प्रोडक्शन या तो नहीं होगी, या तो लेट होगी, या खराब होगी। और अगर खराब हो गई या लेट हो गई या नहीं हुई, तीनों से कस्टमर नाराज होगा, कंपेटिटर के आप जो है ना, कॉम्पिटिटर के कस्टमर बेस आप बढ़ा दोगे और अपने प्रॉफिट लूज हो जाएंगे, दैट्स ऑल। और एक और भी चीज हो सकती है यार, यू हैव टू मेक कनेक्शन। सपोज ये इंटरनेट का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? यानी कि द कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, और अगर मशीन खराब हुई और क्वालिटी खराब हुई, किसी एक कस्टमर ने नीचे लिख दिया पुअर क्वालिटी, 50 लाइक 4-5 रिएक्ट्स आ जाएंगे और आपकी रेपुटेशन भी खराब। सो यू हैव टू कनेक्ट विद द केस स्टडी, दैट्स इट। कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ डिपेंड करता है। तो ये आपने क्या चीजें यहाँ पर लिखनी है? द कंपनी द मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। तो अब क्या चीज है आपके पास? द मशीन, बल्कि मशीन, ये कौन सी मशीन है? ये प्रोडक्शन मशीन है। द प्रोडक्शन मशीन is not functioning well as it should be। जिस तरीके से आपके पास प्रोडक्शन मशीन को काम करना चाहिए, वैसे प्रोडक्शन मशीन काम नहीं कर रही। अब आप मुझे इतना बताएं कि इससे प्रॉब्लम आपके पास क्या होगी जी? इससे आपके पास प्रॉब्लम क्या होगी? या तो प्रोडक्शन नहीं होगी, डिले होगी, पुअर क्वालिटी आ सकती है, ठीक है, एंड एज इट शुड बी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी of delay in production or poor quality products, or poor quality products may be produced, or poor quality products may be produced as a result। जी, नतीजा क्या होगा जरा मुझे बताएंगे प्लीज? नतीजा क्या होगा एज अ रिजल्ट? कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन लेवल may be increased and possible chance of losing future potential customers। फ्यूचर जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं तो आपके पास लूज हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। अच्छा, फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स आ गए तो प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब पुअर मशीनरी, एक और बात ध्यान में, मशीन खराब है, वेस्टेज भी हो सकती है। मशीन खराब है तो क्या होगा? मटेरियल की वेस्टेज होगी, लेबर का आइडल टाइम बढ़ेगा, बिना वजह के पैसे देने पड़ेंगे। पुअर मशीनरी में ऑल्सो रिजल्ट इन, अब ये क्या है, एक से ज्यादा इंपैक्ट हमने लिख दिए। कमर्शियल एक्यूमेंट, ये मशीन नहीं चल रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो वर्कर्स को आइडल टाइम के पैसे देने पड़ेंगे। वो नहीं पड़ा था, मशीन नहीं चली, आइडल टाइम के पैसे वैसे जो क्या चीज? हाँ, ये आपका बॉटल नेक है, ये पुअर मशीनरी आपका बॉटल नेक है। पुअर मशीनरी में ऑल्सो रिजल्ट इन F5 याद आ गया, इंक्रीजिंग वेस्ट एंड आइडल टाइम resulting in loss of finance as well, या resulting in increasing cost। आई बस समझ में? तो अगर ये 6 नंबर का एक, सॉरी 6 पॉइंट्स का अगर एक सिनेरियो है 12 नंबर का, तो उन 12 के 12 6 के 6 पॉइंट्स को देखते हुए वो देखेंगे यहाँ पे इसमें कितना कमर्शियल सेंस नजर आ रहा है आपके आंसर्स। कमर्शियल एक्यूमेंट क्या है? प्रेजेंट के साथ साथ मोस्ट फोकस किसके ऊपर है? फ्यूचर इंपैक्ट के ऊपर। बिजनेस लीडर का काम ही क्या है? फ्यूचर इंपैक्ट्स।
डन। चले अब आ जाए जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है नंबर 3 में आपके पास। जी इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कैश नहीं है भाई, 20 से कितने पे चला गया है? यानी कि आधे का आधा आपके पास 20 से किधर चले गया कैश? 5 मिलियन पे। जहां पर भी फिगर देखो ना रेशियो निकाल लो परसेंटेज। तो आपका जो कैश है वो कितने से कम हुआ है? 75% से ना भाई, आधे का आधा हो गया ना आपके पास। तो 25% में आपके पास कैश चला गया। आधे का आधा मीन्स 25% हो गया ना कैश। तो 75% से आपका कैश जो वो डिक्लाइन हुआ है। यानी कि 75% से कैश क्या हुआ? डिक्लाइन। तो अब आप ना यहाँ पर ये लिखोगे, मुझे बात बताओ कैश नहीं है क्या प्रॉब्लम, इम्पैक्ट्स क्या होंगे कैश नहीं है? बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सप्लेन, ये मत लिखना बिजनेस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करो। सप्लायर को देने के पैसे नहीं है, एम्प्लॉय को सेटलमेंट और यूटिलिटी बिल्स के पैसे नहीं है, कैश नहीं है, मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट कम होगा। पता है कैसे? कैश नहीं है, मेरा रुझान कहाँ जाएगा? कैश नहीं है, रुझान कहाँ जाएगा? ओवरड्राफ्ट या लोन के ऊपर। ओवरड्राफ्ट या लोन, जिससे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया तो गेयरिंग बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म ले लिया तो वो इंटरेस्ट कवर रेशियो आपका कम हो जाएगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, पैसे ही नहीं इनके पास। तो ये 2-4 आपने लिखने हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल वर्ड वर्किंग कैपिटल, it is strongly advised to explain any component of working capital कि पेबल को देने के पैसे नहीं है बस समझ में इस तरह। तो अब आपके पास क्या है, जरा लिखना शुरू करेंगे इसमें कि कैश ऑफ द कंपनी इज डिक्रीजिंग, कैश ऑफ द कंपनी इज डिक्रीजिंग बाय कितना परसेंट? 75%। ब्रैकेट में कैलकुलेशन जरूर शो करना, 20 - 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑब्वियस है, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। एंड मुझे इतना बताइएगा कि रिस्क क्या है कि कंपनी में नॉट बी एबल एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश there is increased risk of not paying the short term obligations on time like suppliers, settlement, and also operational commitments may not be settled like salaries, utility bills, etc., which may damage the reputation as well. In addition, इसके अलावा इन एडिशन आपका अब जो रुझान है वो रुझान किसकी तरफ जा सकता है जरा बताना जी, कहा जा सकता है? इन एडिशन लोन में भी, या लोन नहीं इफ करके लिखो, इन एडिशन इफ मैनेजमेंट will take the loan to fill the gap of cash, then interest burden may lower down the profits. जो इंटरेस्ट बर्डन है ना वो आप प्रॉफिट कम करता है। अभी गियरिंग शेयरिंग और ये वो और भी लाइन लिखनी लिख लो। अगर ये कंटिन्यू रहा तो गोइंग कंसर्न को थ्रेट हो सकता है। पैसा नहीं है तो गोइंग कंसर्न है ना। तो आगे एक और बात लिख दो, ये लो, इफ दिस वुड बी, लेकिन गोइंग कंसर्न बहुत सोच समझ के लिखना, वो डायरेक्ट कंपनी नहीं बंद कराए। लेकिन ये कि कोई सीनियर मसला हो ना, सीवियर मसला, तो गोइंग कंसर्न का पॉइंट डाल दो। किट में लिखा है कई आंसर्स में।
So if it would be the recurring issue, then there may be the doubt and there may be the going concern problems. अगर इतना मसला रहा तो भाई गोइंग कंसर्न के मसले भी हो सकते जी। आंसर ड्राफ्टिंग समझ में आई है? तो बिजनेस तो एक छोटा सा टॉपिक है जो भी खत्म हो जाता है। पेपर में कभी आ जाता है, एक आधा टाइम छोड़ के बिजनेस कभी नहीं आया, कभी आ गया, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टॉपिक तो है। जी डन। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट जरा देखिएगा, आप जरा ये आप अब मुझे बताएं कि यार इसमें क्या लिखना चाहिए, तो फिर मैं वो लिख दूंगा आपको। जी बताइएगा प्लीज। नंबर 4 लिखा हुआ है, कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट एंड न्यू कॉम्पिटिटर हैड आल्सो एंटर्ड इन द मार्केट। एक पास पेपर का क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। मतलब ये जो भी मैंने लिखा जब मैं हैंडआउट बना रहा था, तो पास पेपर तो खैर मैंने पढ़े नहीं है, पढ़ाए हुए थे, तो मुझे जो जो पॉइंट्स याद आ रहे थे मैंने लिख दिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज हो जाए। जरा बताइए क्या मसला है, बिजनेस रिस्क क्या है? हाँ भाई, बिजनेस क्या है? नया नहीं नहीं, पूरा प्रॉपर आंसर मुझे फ्रेज के साथ, मुझे इंग्लिश में नहीं उर्दू में बात करें। सर ये नया कंप्यूटर ऐड हुआ है, इसकी वजह से ये हो सकता है, इस तरह बताना कि क्या 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 हो क्या सकता है, मुझे एक बात बताएं। नया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और आपकी इंडस्ट्री में आपके सामने एक नया कॉम्पिटिटर भी आ गया, सही है? तो नया कॉम्पिटिटर क्या करता है? नया कॉम्पिटिटर की आपकी दो चीजों पर नजर होती है, नंबर 1, नंबर 2, आपके काबिल एम्प्लॉयज के ऊपर। किसके ऊपर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ और आपके यहाँ नई दुकान खुली, मैं नया आया, तो मैंने बोला यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काबिल लोग हैं, इनको डबल सैलरी देके अपने पास बुला लो। और जब कभी इंप्लॉई आता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी के सीक्रेट भी साथ आते हैं, कंपनी के कस्टमर का डाटाबेस भी साथ आता है, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग के लोग भी साथ आते हैं, सही है ना? मैंने पहले भी मिसाल दी थी, यहाँ पे एक बहुत फेमस कोरियर सर्विस है टीसीएस, और एक लेस फेमस है ओसीएस। नाम सुना है ओसीएस? ये भी कोरियर कंपनी है। ये तो डीएचएल है, फेडेक्स है, तो बहुत बड़े बड़े। टीएसएस एक लेवल, टीसीएस एक लेवल पर, एक ओसीएस भी, आप जरा सर्च कर लेना बेशक। ओसीएस एक नई ब्रांच खुली, किसकी? ओसीएस की नई ब्रांच। तो उसने उस ब्रांच, शायद ये क्लिफ्टन वगैरह में, तो जो नई ब्रांच थी ना ओसीएस की, वहां पे जो करीब टीसीएस की ब्रांच थी, वहां के एम्प्लॉयज को हायर करने की ऑफर दी थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 70,000 है, मैं ओसीएस हूँ, आप टीसीएस हो, इधर आ जाओ 1 लाख रुपए में, ठीक है? तो एम्प्लॉय तो स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो चीजें, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से केस था, इसी में क्वेश्चन में था एफएड के अंदर, ट्रैवल एजेंसी है और इंप्लॉयज वहां चले गए। ट्रैवल एजेंसी, आपको पता है ट्रैवल एजेंसी के कस्टमर्स फिक्स भी होते हैं। हम और आप, मैं और आप, हम तो घूमने फिरने के लिए ट्रैवल करते हैं ना, हम तो घूमने फिरने के लिए ट्रैवल किया, कहीं आना जाना हुआ। लेकिन बास बिजनेस ट्रिप्स भी तो होता है। क्या होते हैं? बिजनेस ट्रिप्स होते हैं, उनकी फ्लाइट्स, उनके होटल्स, सब एक ही लोगों से बातचीत हो रही है। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रिप होता है, क्या होता है? बिजनेस ट्रिप। तो बिजनेस ट्रिप में आप जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, वो अमूमन रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उनकी 1-2 ट्रैवल एजेंसी के साथ बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने दोस्त की ट्रैवल एजेंसी है, कितने लोग जो काम के लिए ट्रैवल करते हैं ना, उसे फोन कर दिया, रिफंड टिकट बुक कर दो, खत्म हो गई। उसकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है या उनके किसी को, तो वो क्या है, जानता है वो कौन, इससे पूछे उससे पूछे, इतना टाइम नहीं है बिजनेसमैन के पास। तो बिजनेस, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। आप सोचो, आप ट्रैवल एजेंट हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट डील करते हो, और मैंने आपको अपने पास खींच लिया, तो कस्टमर का फोन तो आपको आएगा ना, नहीं सर अब मैं फलानी ट्रैवल एजेंसी में हूँ, क्या? तो कॉम्पिटिटर नया एंटर हो रहा है, तो पॉइंट क्या है? कॉम्पिटिटर नया एंटर हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है? एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकता है, चीप मार्केटिंग हो सकती है, सेलिंग प्राइस। इधर आपने अल्लाह वाली चौरंगी पे देखा मैकडोनल्ड्स है, ऊपर केएफसी का बोर्ड लगा हुआ है, देखा ना? बेहतरीन, नीचे मैकडोनल्ड्स, ऊपर केएफसी का बैनर, जबरदस्त। बंदा ऊपर देखे नीचे समझ जा रहा जाएगा। अच्छा, फिर क्या आपके पास
देखो एग्रेसिव मार्केटिंग है, अनएथिकल मार्केटिंग। सेकेंडली सेलिंग प्राइस कम कर सकता है कौन, उससे क्या होगा, कस्टमर जाएंगे, एम्प्लॉय जाएंगे। अगर आपने, अगर इफ अगर भाईजान अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पॉन्ड नहीं किया ना टाइमली बेसिस पर, उसकी स्ट्रेटेजीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फ्यूचर में आपका कस्टमर डेटाबेस और ये तमाम चीजें लूज हो सकती है, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, टेक ओवर तो मेरी मर्जी से पूछ के बगैर तो नहीं करेगा ना। टेक ओवर तो ये होता है ना कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये टेक ओवर वाला तो नहीं, वो तो वो कब्जा माफिया होगा कि भाई आज वो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। हाँ, तो हम ये पॉइंट लिखेंगे कि हमने इनोवेट नहीं करा या हमने कॉम्पिटिटिव मूव्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये बात लिखेंगे बिल्कुल। टेक ओवर का रिस्क नहीं हो सकता यार। फॉर एग्जांपल मैं नया कॉम्पिटिटर, तो मैं आपकी कंपनी में कब्जा थोड़ी कर लूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको मजबूर करूंगा, अपनी सेलिंग प्राइस कम की, आपके कस्टमर अपने पास खेचे खेचे, मतलब अब तो तेरे पास कुछ नहीं, अब तू भी आ जा, तो मैंने आपको टेक ओवर कर दिया, तो ये होता है ये। क्या चीज, हाँ, तो इस तरह कर सकते, पर इसको हम रिस्क नहीं लिख सकते। हाँ मैनेजमेंट, तो मतलब कि आपने ना नॉन कंप्लायंस, ना फाइनेंशियल, ना ऑपरेशनल, किसी के नाम नहीं लिखने, उनके इम्पैक्ट्स बता के लिखने कि अगर मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया इस इनएफिशिएंसी की वजह से ये नुकसान हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, न्यू कंपार्टिटर had entered in the market, new competitor had entered in the market, and it may be possible, and it may be possible due to competitive strategy like lowering the due to competitive strategy uh, like lowering the selling price, competitor may capture market share from the company. Competitor may capture the market share from the company, ये आपके पास हो सकता है। और एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग, और अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द कंपैटिटर और फेलियर टू इनोवेट may result in loss of sale and the loss of employees, ठीक है ना, एम्प्लॉयज भी वहां जा सकते हैं। ठीक है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू कंपैटिटर्स, रिस्पॉन्ड टू कंपैटिटर और फेलियर टू इनोवेट may increase the chances of losing potential market share। आपके पास ये चीजें आ सकती हैं। लोअरिंग द प्रॉफिट, ठीक है, आपके पास एक प्रॉफिट वगैरह भी है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें सोच के ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला अगर आप मुझे बताएंगे प्लीज, नेक्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है।
नंबर 5, कंपनी इज यूजिंग व्हाट टू सेल द प्रोडक्ट्स। प्लीज जरा सोच समझ के बताना क्या। नहीं, इसमें ये वाला नहीं, नहीं ये देखो, नहीं प्रॉफिट तो नहीं, कुछ और मतलब बिजनेस को क्या नुकसान है। चलो अगर आपकी नजर में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के अलावा कुछ और बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस का तो नाम आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे सीरियन एयरलाइन की टिकट परचेज करनी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कहाँ से लूँ। या तो मैं ये मेट्रोपोल के पास यहाँ पे आगे चले जाओ, शायद फैसल लैंड हो रहा है जहाँ पे सीरियन एयरलाइन का इतना बड़ा ऑफिस है, वहीं जाके खरीद लूँ सीरियन एयरलाइन की बसें, वेबसाइट से बुक कर लूँ, या फिर किसी ट्रैवल एजेंट से। तो एयरलाइन, वो तो कंपनी का नाम तो आएगा ना, एजेंट। कैसे? नहीं 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 नहीं, कुछ और। हमारी जो कंपनी है ना, वो एजेंट्स यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्या यूज कर रही है? एजेंट्स। तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या रिस्क है? हाँ, एक तो बात ये है, कस्टमर डाटा था, हो सकता है अगर एजेंट ने कोई गड़बड़ कर दी तो नाम आपका खराब होगा। प्रोडक्ट आपकी है, एक एजेंट आपकी प्रोडक्ट बेच रहा है, कस्टमर से बदतमीजी कर दी, आपकी प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, वो तो एजेंट तो गायब हो जाएगा। एजेंट कभी भी ये नहीं, सॉरी कस्टमर कभी भी ये नहीं बोलेगा। कस्टमर को क्या पता कि आप एजेंट हो। कस्टमर को तो ये लगेगा ना आप सेलर हो, बोलेगा एबीसी कंपनी का सेलमैन को बात करने की तमीज नहीं। यस और नो। क्योंकि इस तरह मैं आपको बताऊं एजेंट्स में क्या है, आप ये हम कॉल सेंटर पे कभी कॉल मिलाते हैं, टेलीनॉर, यूफोन, जोंग वगैरह पे, ये जो कॉल सेंटर है, ये बाज दफा कंपनी के अपने नहीं होते। यू नो दैट। कॉल सेंटर ऑफिसेज होते हैं, वो ठेके पे दिए होते हैं, आउटसोर्स किए हुए होते हैं। आए बात समझ में? क्या चीज? हाँ, डायरेक्ट फैक्टरिंग होती है, मैं मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने भाई लोगों को बोला यार पैसे ले लो, तो भाई लोगों ने मारी भी उसको, ठीक है ना। चांसेस है, अभी कह रहे कैसे लोग आए। तो जिस तरह ये कॉल सेंटर्स होते हैं, ये बाज दफा कॉल सेंटर्स, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले, ये यूफोन वाले और बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं यार, वो कंपनी के अपने नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर, आपने 15 लोग बिठाए हुए हैं, मैं कंपनी हूं, मैंने आपको ठेके पे दे दिया और नंबर आपके कॉल सेंटर का डाल दिया। अब कस्टमर को अगर मेरी प्रोडक्ट या सर्विस से बात करनी तो आपके कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे ना। फॉर एग्जांपल आपका मूड सही नहीं, आपने कहा चल यार चल ठक बंद कर दिया, क्या बोलेंगे? आरएसएनएफ लिमिटेड के बंदे को बात करने की तमीज नहीं। कस्टमर डीलिंग खराब हुई, और कोई चांस, और कोई रिस्क, और कुछ, और कुछ, और कुछ, कुछ थोड़ा और गाढ़ा करो और प्योर करो उसको। एजेंट को यूज कर रही है कंपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो देखो एजेंट जो होता है ना, एजेंट में सबसे बड़ा एक तो इसमें पहला नुकसान ये है, मेरी अपनी एबिलिटी किल हो जाएगी, आई विल बी रिलाइंग ऑन एजेंट, अपनी कमीशन बढ़ाने को कर सकता है। दूसरा पॉइंट, आप जाओ प्रॉपर्टी डीलर के पास, प्रॉपर्टी एजेंट, क्या प्रॉपर्टी एजेंट फलकनाज प्रॉपर्टीज बिकवा रहा है या बहुत सारी प्रॉपर्टीज? ट्रैवल एजेंट एक एयरलाइन बिकवा रहे बहुत सारी। हो सकता है कि एजेंट आपकी प्रोडक्ट बिकवाने में उतनी एफर्ट ही ना लगाए, कंपटीटर की लगा दे। अभी मैं ट्रैवल एजेंसी के पास जाऊं, उधर सीरियन एयरलाइन भी है, उधर पीआईए भी है, उधर और भी बहुत सारी बाहर जाना है, सऊदी एयरलाइन भी है, एमिरेट्स भी है, कोई और एयरलाइन भी है। तो वो एजेंट आपको वही प्रोडक्ट बिकवा सकेगा जिसमें उसकी कमीशन ज्यादा हो। इनफैक्ट में भी पॉसिबल कि वो हमारी प्रोडक्ट को ना बिकवाए, किसको बिकवाए? कंपैटिटर्स की अगेंस्ट हाई कमीशन। बिल्कुल, और ये रियलिटी में होता है। अभी आप एजेंट है, आप एजेंट है, आप इन तीनों की प्रोडक्ट्स बिका रहे हो, मैं आ गया अनएथिकल है, मैंने कहा ज्यादा अंडर द टेबल पैसा पकड़, इनकी नहीं मेरी प्रोडक्ट बिकवा, मार्केट में चलता है यही है, ठीक है ना। गलत होता है, अनएथिकल है। इनसाइडर ट्रेडिंग, हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग तो वो होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्चुअल डेफिनेशन वो है, हाँ, वो शेयर्स की वैल्यू में, वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसको। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि एजेंट, कस्टमर किसके, मेरे, तो मेरा डेटाबेस लीक कर सकता है, डाटा का मिसयूज होता ही नहीं होता। आपको कभी मोबाइल पे मैसेज आते हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ पे कभी आपने शॉपिंग ही ना की हो? मुझे कितनी जगह से अजीब अजीब ब्रांड्स के नाम, ठीक है, होते बड़े फेमस ब्रांड्स भी हैं, कितने ब्रांड्स तो ऐसे। कभी उस दिन भी एक जगह वो एक चीज ली, अच्छा बिल, ओके ये लो, कार्ड से पेमेंट की, सर आपका नंबर, मैंने कहा ये अब मैसेज आया, जैसे नंबर नोट कर तो आधे घंटे बाद धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू। ठीक है, डाटा ये बिकता है, हम समझते हैं क्या, डाटा इज बीइंग सोल्ड। अब पता है मेरा और आपका डाटा बिकता है। मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज आपके पास आएंगी, यार आपने इतने लोगों को सेल किया, नंबर नोट कर रखा है, ये लो पैसे, मुझे फोन नंबर दे दो। फिर वो मैसेजेस आना चाहिए, गेट 50% ऑफ और ये वो इस किस्म की चीजें, इट्स डाटा, ये सारी चीजें। मेरा आधे से ज्यादा जो मैसेज है ना, व्हाट्सएप नहीं,
अब तो व्हाट्सएप पे भी वो आ रही होती है एडवर्टीजमेंट्स, वो पता नहीं क्या पता। हाँ पता नहीं वो क्या, हाँ चीजें कभी कभार तो ऐसी अजीब सी कॉल है, रॉन्ग कंपनी से बात कर आपको इनाम निकला है, वो भी इस किस्म की भी कॉल आ रही है। तो खुदा हाफिज। चलो जी, अब ये क्या है, द कंपनी इज यूजिंग, और ये डाटा जो है ना वो आजकल बहुत मसला चल रहा है। खैर चलो छोड़ो जान, द कंपनी इज यूजिंग एजेंट्स to sell the product. The company is using the agent to sell the what product, and there are chances जो अच्छा ये एक पास पेपर का था, उसमें यही वाली बातें ऐसे ही कुछ लिखी थी। एंड देयर आर चांसेस दैट एजेंट्स में सेल तो नहीं बोलेंगे, प्रमोट करना बोलते हैं, प्रमोट कि भाई इस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। एजेंट में प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ कंपैटिटर्स अगेंस्ट हाई कमीशन and product of the company may not be sold। अच्छा एक तो पॉइंट आपके पास ये बन गया, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी में नॉट बी सोल्ड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इन एडिशन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स is being relied on agents which may reduce the in-house selling skills, है ना, जो हमारी अपनी स्किल्स है भाई वो तो किल हो जाएंगी, ठीक है ना, ये आपके पास सेलिंग हाउस इंक्रीज हो जाएगी। Agent is also having access towards customers data which may be misused। हो सकता है कि जो आपका डाटा है वो क्या हो जाए, वो मिसयूज हो जाए, बट मे बी पॉसिबल। ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, हमने 2 नंबर के लिए लिखना है, कीप इट वेरी सिंपल। लेकिन आपको पता है 10 लाइनों में नंबर नहीं मिलेंगे, 6 लाइनों में नंबर मिलेंगे अगर काम की बात है, और फजूल लंबी की भी तो 10 लाइनों में भी नंबर नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द आंसर, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आंसर, क्या बात की मीनिंग क्या आप थ्रो कर रहे हो आंसर में, ये बात समझ में। अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन है। उस पास पेपर के क्वेश्चन की लाइन है, अ न्यू रेगुलेशन इज अबाउट टू इनैक्ट इन द इंडस्ट्री, अबाउट टू इनैक्ट, ये नॉन कंप्लायंस का रिस्क। कौन सा रिस्क है, नॉन कंप्लायंस। लेकिन पेपर में आपको नॉन कंप्लायंस का लफ्ज बेशक ना भी लिखो तो चलेगा, इसका आपको मीनिंग जो है ना वो क्रिएट करनी है। अच्छा एक नई रेगुलेशन आने वाली है आपकी कंट्री में, तो आपको बिजनेस रिस्क है। नहीं नहीं प्रोविजन नहीं यार, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोविजन तो IAS 37 कहता है ना, तो उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। क्या चीज, नहीं नहीं इस किस्म की बातें नहीं, इक्विटी बीटा ये वाली चीजें नहीं, क्या वो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है, नया कानून आ रहा है। नहीं ना देखो अब ये बीटा इक्विटी बीटा एसेट वगैरह ये इस किस्म की चीजें ये चले जाती है पेपर वर्किंग के ऊपर, फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर नहीं। सिंपल सी बात क्या है, एक नया कानून आ रहा है, रिस्क ये है कि हमारी कंपनी उस नए कानून से अवेयर ना हो और वो नए कानून कंप्लाई ना करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन या इवन में सस्पेंड टू ऑपरेट द लाइसेंस, आपका लाइसेंस ऑपरेट जो है
ऑपरेशनल लाइसेंस वो सस्पेंड कर दे, कंपनी बंद करा दे, ये चीज है दैट्स नथिंग कि भाई कानून फॉलो नहीं हो रहा है, ये चीज हो सकती है। तो उस किस्म वाली बातें नहीं है, वो रुझान जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, तो उस किस्म की बातें नहीं। ठीक है, अब जरा इधर आ जाए। देयर इज अ न्यू रेगुलेशन अबाउट टू इनेक्ट, there is a new regulation about to enact in the industry, and there is a possibility that company would not comply पॉसिबिलिटी क्या है, कंपनी वुड नॉट कंप्लाई, आप उसको कंप्लाई नहीं करेंगे, ये रिस्क है। इसका इम्पैक्ट क्या, जरा ये मुझे बताएं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फाइन्स, सस्पेंशन, इमेज डाउन। Possibility that company would not comply with a new regulation resulting in fines या penalty which would lower down the profits, इससे क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। in addition the license to operate may be suspended which may leave the negative impacts on reputation as well। ठीक है ना, इससे आपकी रेपुटेशन जो इम्पैक्ट है वो भी हो जाएगी। फर्दर इंक्रीज करना, ये भी कर लो भाई, रेपुटेशन जाएगी, सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, जितनी कहानियां कर सकते हो तो आप कर लेंगे। तो इतना नहीं, यू हैव टू बी वेरी मच केस फोकस्ड, कंसाइज, लेकिन उस कंसाइज आंसर में आपकी आंसरिंग की लॉजिक नजर आनी चाहिए। ज्यादा बात समझ आई? इसको लिखे जरा, कंप्लीट करें। रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट सुनने से मेरे दिमाग में IS-20 आ जाएगा। एसबीआई एसबीआई चलाना, हम अगली क्लास से एसबीआई ही चलाएंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, क्योंकि ये एक, इट्स नॉट द फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड रिक्वायरमेंट बिजनेस रिस्क। हाँ, एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आ जाती है बिजनेस रिस्क, लेकिन जैसे पूरा 20 नंबर बिजनेस रिस्क आएगा ही नहीं। ठीक है ना, बिजनेस दो या तो अगर 8-10 नंबर का आएगा और बाकी 12-14 नंबर का क्या आएगा, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। तो बिजनेस भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, चले ये हो गया आपके पास। चलो आज ये तक रख रहे हैं बिजनेस तक। नेक्स्ट क्लास हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इन चीज की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास कब आपको पता है ना, मंडे, एक दिन छोड़ के एक दिन है, यानी कि सैटरडे नहीं है, संडे वैसे ऑफ है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वो सेम टाइमिंग 7 बजे। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज।